हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे पाठ को पढ़ेंगे। पहले पाठ में हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और इसके संगठन और फिर उद्देश्य, सिद्धांत और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के बारे में पढ़े थे। अंग के 3 अंग को पढ़ चुके हैं, जिसमें कि पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग न्यास परिषद के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे ट्रस्टीशिप, ये काउंसिल क्या होता है। तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 7 में संयुक्त राज्य की न्यास परिषद के बारे में जो है बताया है, और ये प्रमुख अंगों में से भी एक है और इसे संयुक्त राष्ट्र में सम्मानित जगह भी प्राप्त है। फिर भी यह एक अधीनस्थ अंग है। अधीनस्थ मीन्स हो गया कि जो महासभा है और फिर सुरक्षा परिषद, इन सब के जो है ये नीचे काम करता है। तो क्योंकि महासभा के सहायक अंग के रूप में यह असामरिक ट्रस्टभूत क्षेत्रों के प्रशासन का निरीक्षण तथा सामरिक क्षेत्रों के मामले में और सुरक्षा समिति के सहायक अंग के रूप में जो है यह कार्य करती है। 1994 के बाद से इसका वैधानिक अस्तित्व तो है, लेकिन सक्रिय भूमिका जो है फिलहाल समाप्त हो गई है। इसका योगदान क्या रहा है? तो न्यास परिषद ने राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में काफ़ी विकास किया है। समिति ने अपना अधिक ध्यान इन प्रदेशों के राजनीतिक विकास की ओर दिया है। समिति ने इन प्रदेशों के लोगों को ऐसे कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है जिनसे उनके अंदर राजनीतिक जागृति पैदा हो। आर्थिक क्षेत्र में समिति ने विस्तृत योजना जो है आर्थिक योजना की आवश्यकता पर बल दिया है, और समिति ने दौरों के दौरान यानी जहाँ भी जाते हैं उस दौरान काफ़ी कुछ जाना है और कुछ आर्थिक समस्याओं पर भी जो है सुझाव दिए हैं। इसी प्रकार समिति ने प्रवासी मजदूरों जैसे कि सामाजिक महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाने में भी सक्रिय रहते हैं और इसमें भी उन्नति पाई है। तो आइए अब जानते हैं कि जो है आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, ये जो है 5वां अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो उद्देश्य है वो मात्र युद्ध को रोकना तथा शांति बनाए रखना ही नहीं, बल्कि राज्यों के आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण की ओर भी ध्यान देना है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के निर्माता इस सच्चाई से भली भांति परिचित थे कि विश्व में एक ऐसी सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के बिना अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की स्थापना नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए यूएनओ ने चार्टर के अनुच्छेद 1 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा लोक उपकारी स्वरूप की समस्याओं को सुलझाने के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग प्राप्त करना तथा जाति, भाषा, लिंग तथा धर्म का उल्लेख जो है बिना मानव के मूल अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं के लिए लोगों में सम्मान की भी जो है यह भावना पैदा करती है। इसका जो 6ठा अंग है सचिवालय है, जिसका प्रमुख महासचिव होता है। यह जो है सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों में से एक है। यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों या एजेंसियों द्वारा बनाए गए प्रोग्रामों तथा नीतियों को प्रशासित एवं समन्वित भी करता है। प्रशासनिक मुखिया होने के नाते महासचिव के कितने ही सहायक महासचिव, विशेषज्ञ, प्रशासन अधिकारी तथा क्लर्क होते हैं। सचिवालय का प्रभारी होने के नाते महासचिव का मुख्य कार्य संयुक्त राष्ट्र के रिकॉर्ड रखना और उन कार्यों को करना है जिनको कि चार्टर द्वारा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी अंग को ना दिए गए हो। ये जो चार्टर है, जैसे कि किसी भी संविधान में
अनुच्छेद होता है और इसीलिए जो है यूएनओ में भी चार्टर जो है इसके अंतर्गत अनुच्छेद दिया गया है। और जैसे किसी भी देश के संविधान उस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है, उसी प्रकार चार्टर है और चार्टर के अंतर्गत जो अनुच्छेद दिया गया है उसी के तहत जो है ये सारा काम करते हैं। तो सारे अंगों को आज हम लोग पढ़ लिए। अब हम ये जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ सफलताएं या जो भी उपलब्धियां हुई है जब से यह स्थापित हुआ है तब से लेके अभी तक में इसकी क्या उपलब्धियां रही है। तो जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र ने अपने जीवन काल में लगभग 70-72 विवादों का कुशलतापूर्वक समाधान किया था। शांति स्थापना के उद्देश्य से स्थापित इस संस्था की अनेक उपलब्धियां रही है, जिनमें पहला है कि 1920 में जर्मनी ने कुछ प्रदेश बेल्जियम से छीनने का प्रयास किया था। तो संयुक्त राष्ट्र ने 1921 में जर्मनी के विरुद्ध अपना निर्णय दिया तथा बेल्जियम को वे प्रदेश को वापस मिल गया। दूसरा है 1924 से 26 तक टर्की और ग्रेट ब्रिटेन के मध्य उत्पन्न विवादों को भी सुलझाया है। आगे है कि 1925 में सीमाबंदी के प्रश्न पर यूनान तथा बुल्गारिया में झगड़ा हो गया था और राष्ट्र संघ ने यूनान को दोषी ठहराया तथा उसे क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी भी ठहराया। आगे है कि वर्साय की संधि के द्वारा जो जार का प्रदेश था वो राष्ट्र संघ का अधिकार स्वीकार किया गया था और एक वर्ष पश्चात 1935 में सार प्रदेश की जनता का जनमत लिया गया। जनता ने जर्मनी में मिलने की इच्छा व्यक्त की और सार प्रदेश जर्मनी को दे दिया गया। तो राष्ट्र संघ के इस निर्णय से फ्रांस जो है असंतुष्ट हो गया था। तो इस संबंध में फिशर ने लिखा है कि जिस वर्ष सार प्रदेश जर्मनी को दिया गया वह वर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सुखी संबंधों के स्थान पर यूरोपीय राजनीति में प्रथम विश्व युद्ध के बाद आने वाली विपत्तियों का संकेत था। आगे है कि राजनीतिक क्षेत्र के अतिरिक्त राष्ट्र संघ ने सामाजिक एवं जन कल्याण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो इस क्षेत्र में उसका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है वह है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना करना। इस संगठन को राष्ट्र संघ का अभिन्न अंग भी माना गया है। श्रमिकों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्तर को सुधारने की दिशा में इस संगठन को प्रशंसनीय कार्य किया है। आगे है कि जनता के स्वास्थ्य में सुधार करने तथा लोगों के शारीरिक विकास के लिए उत्तम वातावरण उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन की भी स्थापना की है। इस संगठन के तत्वावधान में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के ऊपर बहुत से सम्मेलन बुलाए गए। इसके अतिरिक्त मलेरिया, टीबी, हैजा, चेचक तथा अभी तक जितने भी प्रकार का जो वैश्विक बीमारी होता है और अन्य संक्रामक और खतरनाक बीमारियों की रोकथाम करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। फिलहाल अभी जैसा कि देखने को मिला है कि 2020 से ही जो कोरोना महामारी जो आया है तो इसके ऊपर जो है यह बहुत ही कारगर तरीके से काम कर रही है। अब हम जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सफलता है इसके बारे में हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में जो कार्य किए उनका ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि सारे देशों की सभ्यता एवं संस्कृति के आदान प्रदान के माध्यम से विश्व संस्कृति की स्थापना करना, नशीली वस्तुओं के व्यापार पर प्रतिबंध लगाना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना करना आदि ऐसे कार्य है जिन्हें कि भुलाया नहीं जा सकता है। और इसके माध्यम से लोग यह समझ सके हैं कि बिना युद्ध किए हुए ही शांतिमय तरीकों से समझौता, वार्ता से समस्याएं और विवाद को सुलझाए जा सकते हैं।
चिंतन और विचार के क्षेत्र में यह इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। इतिहासकार फिशर आगे बताते हैं कि विभिन्न देशों को प्रदान किए गए प्रशासनिक अधिकारों का निरीक्षण करके राष्ट्र संघ ने संपूर्ण विश्व को एक निश्चित अवधि तक युद्धों की लपटों से बचाकर रखा गया था। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में है और फिर इसकी सफलताएं क्या है इस संबंध में बताया है। आगे हम लोग इसकी असफलता के बारे में जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता जो हुआ है तो उसका कारण क्या था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना अत्यंत सहानुभूतिपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण वातावरण में की गई थी और सभी को यह आशा भी थी कि यह संस्था निष्पक्ष रूप से कार्य करते हुए विश्व शांति के पवित्र उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होगी। किंतु कुछ वर्षों के बाद ही राजनीतिक परिवर्तन के कारण संयुक्त राष्ट्र की उपयोगिता में कमी आ गई। फलस्वरूप हुआ क्या कि 20 वर्षों के बाद जो है जीवन काल के पश्चात यह संस्था दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो है समाप्त हो जाता है। तो अब जो है इसके असफलता के कारण को पॉइंट के रूप में जानते हैं, जिसमें पहला है संविधान की दुर्बलता। राष्ट्र संघ के संविधान में अनेक कमियां थी जो उसकी असफलता का कारण बनी, जिसमें कि राष्ट्र संघ अपने निर्णयों को मनवाने के लिए सदस्य राष्ट्रों को बाध्य नहीं कर सकता था, यह केवल दबाव ही डाल सकता था। अतः जब राष्ट्रों ने उसके निर्णय नहीं माने तो क्या हुआ कि राष्ट्र संघ जो है महत्वहीन हो गया। दूसरा है राष्ट्र संघ के पास अपनी कोई सेना भी नहीं थी, तो अतः जब जापान ने मंचूरिया पर और इटली ने अबिसिनिया पर और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर तथा चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया तो राष्ट्र संघ जो है कुछ नहीं कर सका था। तीसरा है कि राष्ट्र संघ के परिषद जो है सर्वसम्मति से ही किसी राष्ट्र को अपराधी घोषित कर सकती थी, किंतु अधिकांश राष्ट्र के आपसी स्वार्थों के कारण ऐसा नहीं हो पाया था। तो इस सर्वसम्मति के सिद्धांत ने राष्ट्र संघ पर घातक प्रभाव डाला और वह समाप्त भी हो गया। आगे है संविधान में आक्रामक जो युद्ध का निषेध था वह रक्षात्मक युद्ध का नहीं था, अतः प्रत्येक राष्ट्र अपने को रक्षात्मक सिद्ध कर युद्ध को जो है घोषित कर देता था। आगे है राष्ट्र संघ अपने आर्थिक साधनों के लिए सदस्य राष्ट्रों पर निर्भर था। उसकी स्वतंत्रता जो है स्वतंत्र आय के साधन ना थे, अतः उसे प्रायः आर्थिक संकटों का जो है सामना करना पड़ा। दूसरा जो कारण है वो संरचना की दुर्बलता है, मतलब कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना इस प्रकार थी जिससे कि इसके जो असफल होने का कारण बना। तो संयुक्त राष्ट्र का जो निर्माण करते समय उसकी संरचना में अनेक दोष रह गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उसका विनाश हो गया, जिसमें कि पहला है संघ की सदस्यता का क्षेत्र व्यापक नहीं रखा गया था। प्रारंभ में उसमें जो है पराजित राष्ट्र सम्मिलित नहीं किए गए थे और जर्मनी जो है उसका सदस्य भी नहीं था। दूसरा है कि अमेरिका में जो प्रारंभ से ही उसकी सदस्यता ग्रहण नहीं की थी। तीसरा है कि साम्यवादी भय के कारण सोवियत रूस को भी सदस्य नहीं बनाया गया था। आगे है केवल कुछ राष्ट्र जो है फ्रांस, इटली और जापान ही इसके सदस्य थे, अतः यह मात्र विजेताओं का ही संघ कहा जाता है। तीसरा जो असफलता का कारण है अमेरिका का असहयोग करना हुआ, जिसमें कि उस समय अमेरिका की जो विदेश नीति यूरोप की नीति में भाग न लेकर अमेरिका की आर्थिक स्थिति अच्छी करने की थी, अतः वह राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना। यह दुर्भावना जो है या दुर्भाग्यपूर्ण था। राष्ट्र संघ के सबसे अधिक शक्तिशाली संस्थापक सदस्य अमेरिका ने राष्ट्र संघ को एक अनाथ बालक के समान यूरोप के दरवाजे पर छोड़ दिया, ऐसा माना जाता है। विल्सन के मानस पुत्र के यूरोप ने बड़ी दुर्दशा की।
क्योंकि विल्सन के मानस पुत्र कहा जाता है यूएन को, क्योंकि विल्सन से ही जो है शुरुआत जो है ये संयुक्त राष्ट्र के संबंध में जो है किया गया था। चौथा जो कारण है वर्साय संधि की उपज है, इसकी जो असफलता का कारण है, जिसमें कि नॉर्मन बेंटविच ने कहा था कि राष्ट्र संघ एक बदनाम माँ की अपमानित पुत्री थी। यह विजेता राष्ट्रों द्वारा पराजित राष्ट्रों पर थोपी गई संधि का परिणाम था, जिसे वे मन से कभी भी स्वीकार ना कर सके और मौका मिलने पर उसका विरोध भी करने में नहीं चूका। पांचवा जो कारण है असफल होने का, वह सदस्य राष्ट्रों की स्वार्थपरकता है। राष्ट्र संघ के निर्माण की तिथि से ही सदस्य राष्ट्र उसे अपनी अपनी स्वार्थ पूर्ति का साधन बनाने लगे। फ्रांस जो है अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए वर्साय संधि को पूर्ण शक्ति के साथ लागू करना चाहता था और ब्रिटेन अपने व्यापारिक हितों के कारण जर्मनी के प्रति उदारता बरतना चाहता था। जर्मनी ने 1926 में संघ की सदस्यता ग्रहण की, लेकिन जब संघ ने उसकी स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाना चाहा तो हिटलर ने 1933 में उसकी सदस्यता का परित्याग कर दिया। सोवियत रूस भी उसे साम्यवादी क्रांति के लिए घातक मानता था, अतः उसने भी इसकी सदस्यता ग्रहण नहीं की। इसमें जो है राष्ट्रों की परस्पर विरोधी नीतियों एवं स्वार्थपरता के कारण राष्ट्र संघ जो है नष्ट हो गया। आगे जो है निशस्त्रीकरण की विफलता है। राष्ट्र संघ अपने निशस्त्रीकरण की योजना को लागू करने में असफल रहा। जैसे कि 1930 के बाद यूरोप में हथियारों की होड़ प्रारंभ हुई, जिसकी परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में झेलना पड़ा और इसका अवश्यम भावी परिणाम राष्ट्र संघ का पतन हुआ। सातवां जो है अधिनायकवाद का उदय होना। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात साम्यवाद, नाजीवाद और फांसीवाद का उदय होता है, जिसने की संकीर्ण राष्ट्रीयता को जन्म देता है। हिटलर ने तो यह घोषणा भी किया था कि जर्मनी जो है जाति विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, वह विश्व पर राज्य करने के लिए पैदा हुए हैं। साम्यवाद के अंधे प्रचार में रूस ने भी कुछ ऐसा ही किया, अतः राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में सफल ना हो सका और वह क्या हुआ, नष्ट हो गया। आठवां जो है विश्वव्यापी आर्थिक संकट। आर्थिक संकट जो 1930 में विश्व में भयंकर आर्थिक मंदी का जो दौर आया, जिससे कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी समस्याओं से ही जूझने लगा, तो इस प्रकार आर्थिक राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीयता जो है भावना लुप्त हो गई। अब संयुक्त राष्ट्र के असफलता को देखते हुए हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में अनेक संवैधानिक और संरचनात्मक दुर्बलताएं थी। महाशक्तियों ने इसका प्रयोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए करना चाहा, जिससे वह और दुर्बल हो गया। पॉटर ने ठीक ही कहा है कि संयुक्त राष्ट्र जो है असफल नहीं, अपितु राष्ट्रों का संघ जो है असफल रहा। यानी कि अमेरिका की उदासीनता ने उसे आर्थिक दृष्टि से पंगु बनाने में जो है योगदान दिया और अधिनायकवाद और संकीर्ण राष्ट्रवाद की प्रवृत्तियों ने भी उसकी अंत्येष्टि कर दी, यानी उसे समाप्त करने में भूमिका निभाई। राष्ट्र संघ तो समाप्त हो गया, किंतु उसकी सबसे बड़ी और प्रशंसनीय उपलब्धि यह रही कि वह ऐसे विश्व संगठन के निर्माण की विचारधारा को जन्म दे दिया, जिसने वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ को जन्म दिया। इसका दूसरा लाभ यह हुआ है कि लोग समझ सके कि बिना युद्ध किए हुए ही शांतिमय तरीकों से समझौता वार्ता से समस्याएं और विवाद सुलझाए जा सकते हैं। चिंतन और जो विचार के क्षेत्र में यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आगे जो है ये जो राष्ट्र संघ की सफलता और असफलता हुआ, उसके बाद जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो ये दौर आता है, इसकी जो स्थापना होती है, तो इसके बारे में जानेंगे कि जब से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई उसके बाद जो है ये जो है कहाँ तक सफल हुए और कहाँ तक जो है यह
असफल रहा उसके बारे में आगे जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।